पैसे के कपड़े पहनने वाले ससुराल में फटे कपड़े पहनकर आई बहू। कार्तिक, क्या हुआ तुम्हें? तुम रो क्यों रहे हो? किसी ने मारा क्या? ये खेलते खेलते गिर गए हो तुम? दीदी, वो राजू और मोनू है ना, आज भी वो मेरा मजाक उड़ा रहे थे। मेरी फटी शर्ट को देख देख कर हंस रहे थे। वो कहते हैं मैं बहुत ज्यादा गरीब हूँ ना, इसलिए मेरे पास एक भी अच्छे कपड़े नहीं है। दीदी, मेरे सभी दोस्तों के पास नए नए कपड़े हैं। कल चिंकी है ना, वो भी अपने मम्मी पापा के साथ जाकर ढेर सारे नए कपड़े लेकर आई थी। मेरे सभी दोस्त मेरे फटे कपड़ों को देखकर मजाक उड़ाते हैं। मुझे भी उनकी तरह नए कपड़े पहनने हैं। आप मुझे नए कपड़े कब दिलाओगे? कार्तिक, ऐसे रोते नहीं, भगवान जी सब देख रहे हैं। एक दिन जरूर तुम नए कपड़े पहनोगे। मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी इस फटी शर्ट को सिलकर बिल्कुल नई शर्ट में बदल दूंगी। फिर कोई भी तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाएगा। रश्मि अपनी 11 साल के भाई कार्तिक के आंसू पहुंचती है और उसके पिता की शर्ट को सुई धागे की मदद से सिलने लगती है। रश्मि अपने भाई और माता पिता के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी और यूं ही इसी तरह सुई धागे की मदद से लोगों के कपड़े सिलकर और कभी कभार किसी के घर में झाड़ू पोछा लगाकर रश्मि अपने परिवार का गुजारा चलाया करती थी। गरीबी के चलते परिवार में से किसी के पास भी एक नया कपड़ा नहीं था। न जाने सालों से कब से पूरा परिवार फटे हुए कपड़े पहनता आ रहा था। अरे हाँ मेहता साहब, आप फिक्र मत करिए, ये डील तो हमें ही मिलेगी। भला आज तक हमने कोई डील अपने हाथों से जाने दी है क्या? चलिए अब मैं रखता हूँ, बाकी के डॉक्यूमेंट्स मैं आपको मैनेजर के थ्रू ईमेल करवा दूंगा। अरे अनुज बेटे, मुझे तुमसे कुछ जरूरी काम था। वो बिलासपुर में जो हमारी पुरानी प्रॉपर्टी है ना, मैं चाहता हूँ वो क्या मुझे सेल कर दे, वरना यूं पड़े पड़े एक दिन खंडर बन जाएगी। तुम कल ही जाकर एक बार उस प्रॉपर्टी को मायना कर लो और फिर डीलर से बात करके उसे किसी को बेच दो। ठीक है दादा, मैं कल ही बिलासपुर के लिए निकलता हूँ। अगले दिन अनुज अपनी बड़ी सी गाड़ी में मैनेजर के साथ इस बिलासपुर गांव में पहुंचता है, जहां रश्मि अपने परिवार के साथ रहती थी। अपनी प्रॉपर्टी का अच्छे से मुआयना करने के बाद अनुज गांव के इधर उधर घूमने लगता है कि तभी अनुज की जेब से बिल्कुल उसके कपड़ों जैसा ही पैसे का बना एक रुमाल गिर जाता है, जिस पर पास से गुजर रही रश्मि की नजर पड़ती है। अरे ये क्या? कपड़े का रुमाल तो देखा था, लेकिन ये तो पैसों का बना हुआ है। क्या ये असली पैसे हैं या फिर नकली? अरे भाई साहब सुनिए। रश्मि अनुज को आवाज देते हुए उसके पीछे जाने लगती है और उसे रोककर कहती है, अरे मैं आपको कब से आवाज दे रही हूँ। ये लीजिए, ये आपका रुमाल वहाँ नीचे गिर गया था। तो मैं क्या करूँ? मैं अनुज कपूर हूँ। कोई भी गिरी हुई चीज आज तक मैं वापस नहीं उठाई। ये रुमाल असली नोटों का बना है, इसे टिप समझ के रख लो। अरे ओ भाई साहब, काहे का इतना घमंड दिखा रहे हो? ये रुमाल पैसों का बना हो या हीरे का, अगर हमारा नहीं है तो हमें नहीं चाहिए। पकड़ो इसे। इतना घमंड भी ठीक नहीं है। भगवान भी ना जाने किन किन को पैसे दे देते हैं। आए पड़े। रश्मि अनुज की खरी खोटी सुनाकर उसके हाथ में उसका रुमाल रखकर वहां से चली जाती है। और उसने आज तक काफी सारी लड़कियां डेट की थी और हर लड़की अनुज के साथ से उसके पैसों की ही वजह से थी। लेकिन रश्मि जैसी गरीब लड़की के अंदर इतनी खुददारी देख वो अनुज को पहली नजर में ही भाग गई। अब अनुज हर दिन रश्मि का पीछा करने लगा था। वो देखता था कि कैसे इतनी गरीबी में भी रश्मि अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी खिला रही है। अनुज अब जरा देरी न करते हुए रिश्ता लेकर सीधा रश्मि के घर पर चला जाता है। तुम्हें उस दिन की बेइज्जती कम पड़ गई थी क्या, जो वापस यहाँ चले आए? निकलो मेरे घर से। देखिए, उस दिन के लिए मैं माफी चाहता हूँ। मुझे घुमा फिराकर बातें करनी नहीं आती हैं, इसलिए मैं सीधा आपके परिवार से मिलने चला आया। मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ। उनकी ईमानदारी और खुददारी मुझे भा गई है, इसलिए मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। मैं जिंदगी भर खुश रखूंगा। उसके परिवार के बारे में जानकर रश्मि के माता पिता रश्मि का रिश्ता फौरन अनुज के साथ कर देते हैं और सादगी भरी तरीके से अनुज रश्मि से मंदिर में फेरे लेकर शादी कर लेता है। रश्मि बेटा, तुझे देने के लिए इस गरीब माँ बाप के पास कुछ नहीं है। वो तो न जाने हमने ऐसा कौन सा पुण्य किया था जो तुझे ऐसा जीवन साथी मिल गया। ये जो तूने शादी का जोड़ा पहन रखा है ना, जानती हूँ बहुत पुराना है, कपड़ा भी घिस गया है, लेकिन इसे मैं तेरी शादी के लिए ही संभाल के रख रही थी। इसे ही अपनी माँ का दहेज और प्यार समझकर हमेशा संभाल कर रखना। आप नहीं जानते कि ये मेरे लिए कितना अनमोल है। इसके सामने तो पैसे, हीरे, सोना चांदी का कोई मोल नहीं है। अपना ख्याल रखना। मैं आप लोगों से मिलने आती रहूंगी। अपने गांव से रश्मि अपने परिवार से विदा लेती है और अनुज की महंगी सी गाड़ी में बैठकर उसके साथ उसके घर पहुंच जाती है। अनुज का इतना बड़ा बंगला देखकर रश्मि हैरान हो ही रही होती है कि तभी अनुज के परिवार वाले रश्मि और अनुज को देखते हैं और उसके बिन कहीं सब कुछ बात समझ जाते हैं। अनुज, ये सब क्या है? तुझे हमने गांव प्रॉपर्टी के लिए भेजा था ना कि शादी के लिए। ये तो किस गांव के गवार जाहिल भिखारी को उठा कर ले आया है। माँ, इसका नाम रश्मि है। रश्मि भले ही गरीब परिवार से है, लेकिन एक बहुत अच्छी लड़की है। देख रहा है कितनी अच्छी है? जरा इसके कपड़े तो देखो कितने फटे हुए हैं। इससे अच्छे कपड़े तो
हमारे घर पर आने वाले गरीब फकीरों के हैं। हम कहाँ पैसों के कपड़े पहनने वाले और कहाँ ये। रश्मि से मैं बहुत प्यार करता हूँ। अगर इस घर में रश्मि नहीं रहेगी तो मैं भी यहाँ से चला जाऊंगा। अनुज इस परिवार का इकलौता बेटा था। इसके चलते अनीता और महेंद्र न चाहते हुए भी साक्षी को अपना लेते हैं। ऐसे ही दिन गुजरता है और आज साक्षी का उसके ससुराल में पहला दिन होता है। साक्षी अपने मायके से लाए हुए अपने फटे पुराने कपड़ों को पहनकर कमरे में बैठी होती है। तभी साक्षी की सास और नंद उसके कमरे में आती है। ऐसा नहीं लगता कि हमारे इस बड़े से शाही महल में कोई नौकरानी रहने आ गई हो। उसके कपड़ों में से भी कितनी गंदी बदबू आ रही है। आज तुम्हारी अनुज की रिसेप्शन पार्टी है। हमारे बहुत अमीर दोस्त आने वाले हैं। उस पार्टी में अपना ये फटे कपड़े पहनकर मत आ जाना। हम मेड के हाथ से पैसों का बना हुआ एक गाउन भिजवा रहे हैं। चुपचाप से उसे पहनकर तैयार हो जाना। खबरदार किसी को भी बताया कि तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है। घमंडी सास और नंद वहां से चली जाती हैं, जिसके बाद रश्मि पैसों से बना गाउन पहनकर तैयार होने लगती है। लेकिन उस गाउन में उसे काफी ज्यादा बेचैनी होने लगी थी। इन पैसों के कपड़े में कितनी ज्यादा बेचैनी हो रही है। थोड़ी देर और पहनूंगी तो मैं पागल ही हो जाऊंगी। इससे अच्छा तो मेरे फटे पुराने हुए कपड़े हैं। कम से कम मुझे उसमें अच्छा तो महसूस होता है। पैसों से बना गाउन उतारकर वो अपने पुराने फटे हुए कपड़े पहन लेती है और उन्हीं कपड़ों में नीचे पार्टी में आ जाती है, जिसे देख पार्टी में मौजूद सारे अमीर घमंडी लोग रश्मि का मजाक उड़ाने लगते हैं। अरे अनीता, तुम तो कह रही थी कि तुम्हारी बहू बहुत अमीर घराने से आई है, लेकिन इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि ये कहीं यही पास के रोड में कटोरा लेकर ट्रैफिक लाइन पर भीख मांगने का काम करती है। लगता है अनीता को ज्यादा ही बड़े दिल वाली हो गई है। जब ही तो एक फटे पुराने कपड़े पहनने वाली गरीब लड़की को अपने घर की बहू बनाकर ले आई है। अपने कपड़ों का मजाक बनता देख बेचारी रश्मि रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। वहीं रश्मि के सास और नंद की भी काफी बेइज्जती होती है, जिसके चलते सब पर काफी वो गुस्सा करते हैं और अब न चाहते हुए भी मजबूरन रश्मि को पैसों से बने ही कपड़े पहनने पड़ते हैं। इन पैसों के कपड़ों में ये लोग कैसे रह लेते हैं? रश्मि, तुम कुछ दिनों से काफी परेशान लग रही हो। सब ठीक तो है ना? सब ठीक है, लेकिन मुझे इन पैसों के कपड़ों में काफी परेशानी होती है। इसे पहनने के बाद मुझे अजीब सी बेचैनी शुरू हो जाती है। मुझे इन कपड़ों में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मैं जानता हूँ तुम्हें परेशानी हो रही होगी, लेकिन थोड़ी बहुत तो सहनी पड़ेगी ना। हम सब हमेशा यही पैसों के कपड़े पहनते आए हैं। शहर में हमारा एक अलग रुतबा है। तुम कोशिश करोगी तो तुम्हें भी इसकी आदत पड़ जाएगी। अपने पति अनुज की बात सुनकर रश्मि पैसों के कपड़े को पहनने की काफी कोशिश करती है, लेकिन अपनी बेचैनी के कारण रश्मि ज्यादा देर तक उन कपड़ों को नहीं पहन पाती और अपने पुराने फटे कपड़ों को पहनकर ही घर से बाहर निकल पड़ती है, जिसके चलते आज पड़ोस के लोग अनीता को काफी बातें सुनाते हैं। मैंने तो उस दिन ही कहा था कि इसे घर से निकाल दो, लेकिन आपको ही इसे घर में लाने की पड़ी हुई थी। जब से आई है हर किसी के सामने अपने फटे कपड़ों की वजह से हमारी बेइज्जती करवाती रहती है। अब बहुत हुआ, अब तू देखती जा मैं क्या करती हूँ। गुस्से से रश्मि के कमरे में जाती है और वहां से उसके सारे फटे हुए कपड़े, यहाँ तक कि उसकी माँ का दिया हुआ शादी का जोड़ा भी लाकर उसे हॉल में जलाने लगती है। उस आग को देखकर रश्मि जल्दी आग में हाथ डालकर अपनी माँ का जोड़ा निकाल लेती है। अगर आप मुझे जिंदा जला देती तो भी मुझे इतना दुख नहीं होता, लेकिन आपने मेरी माँ के दिए हुए अनमोल तोहफे को जलाया है। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। देख रही हूँ माँ, ये हमें माफ नहीं करेगी। अब तो इसे घर से ही निकालना होगा। रश्मि का हाथ पकड़कर उसे घर से निकालने लगती है कि तभी वहां अनुज आता है और ये सब देख लेता है। अब बस बहुत हुआ, मैं ही पागल था जो आप लोगों का साथ दे रहा था। रश्मि को इतनी परेशानी में देखकर भी मैंने अपने परिवार की इज्जत को पहले रखा, लेकिन अब और नहीं। मैं रश्मि को अब और तकलीफ में नहीं देख सकता। अपनी माँ और बहन को खरी खोटी सुनाता है और रश्मि का हाथ पकड़कर जाने लगता है, जिसे देख अनीता अनुज का हाथ पकड़ लेती है। अनुज बेटा रुक जा, हम तेरे बिना कैसे रहेंगे? तू ही तो इन सब चीजों का वारिस है। तू हमें छोड़कर नहीं जा सकता। रश्मि को जैसे रहना है वैसे रहे। अगर उसे फटे कपड़े पहनना है तो पहने, या पैसों के कपड़े पहनना है तो पहने। हम उसे कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन तू हमें छोड़कर मत जा। अनीता और सोनाक्षी मिलकर दोनों रश्मि से माफी मांगते हैं। उसके चलते रश्मि उन्हें माफ कर देती है और अब रश्मि आम लोगों की तरह आम कपड़े पहनती है और हंसी खुशी अपनी ससुराल में रहती है। अरे भाई साहब, आप फिक्र मत कीजिए। थोड़ा सा परिवार बड़ा है तो क्या, अपनों के ही बीच तो प्यार होता है। क्यों बहन, सही कहा ना मैंने? माफ करना बहन, पर मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। मैं अपनी बेटी की शादी अपने जैसे किसी गरीब घर में नहीं करवाना चाहती, और आपका बेटा तो पढ़ा लिखा भी नहीं है, जबकि मेरी बेटी तो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही है। अर्चना बहन, हम गरीब सिर्फ सरकारी नौकरी की तैयारी करते रह जाते हैं, पर कभी सरकारी नौकरी नहीं कर पाते। इसीलिए जमीन पर रहकर आसमान छूने की ख्वाहिश छोड़ दो। बहन, तुम्हें जो सोचना है
तुम सोचो, पर मैं अपनी बेटी की शादी अपने जैसे गरीब में घर में नहीं करवाने वाली। मेरी बेटी बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी है, उसकी शादी किसी करोड़पति घर में होगी जहाँ वो नौकरी भी करेगी और खुश भी रहेगी। अरे अर्चना, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? हमारी बेटी की उम्र निकल जाएगी, पर हम कभी उसे करोड़पति घर में नहीं ब्याह पाएंगे। अंकल जी रहने दीजिए, आंटी जी का दिमाग खराब हो गया है। अब हम भी देखते हैं कौन करोड़पति लड़का आपकी बेटी से शादी करता है। चलो माँ, मुझे खुद भी इस लड़की से अब शादी नहीं करनी। इतना बोलकर लड़के वाले वहां से नाराज होकर चले जाते हैं, जिसके बाद निहारिका और विशाल अर्चना को समझाने की कोशिश करते हैं। माँ, ये तुमने क्या किया? अब हम लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे? निहारिका, तू इतना क्यों सोच रही है? मैंने तुझे इतना पढ़ाया लिखाया इसीलिए है ताकि तू गरीब घर में शादी करे और अपने सपनों को भूल जाए। मैंने तुझे इसलिए इतना नहीं पढ़ाया लिखाया कि तू अपने सपने भूलकर चूल्हा चौका करे, बल्कि मैंने तुझे इसलिए इतना पढ़ाया लिखाया ताकि तू शादी के बाद भी आगे बढ़ सके। पर अर्चना, इंसान को उतना ही पैर फैलाना चाहिए जितनी बड़ी चादर हो। हम गरीब भला करोड़पति घर से अपनी बेटी का रिश्ता कैसे कर पाएंगे? कौन करेगा हमारी गरीब बेटी से शादी? इतना बोलकर विशाल अर्चना से नाराज होकर वहां से चला जाता है और अपनी बीवी से नाराज रहता है। समय यूं ही गुजरता है और एक दिन जब निहारिका अपने इंस्टीट्यूट जाती है तो तुम सबके रिजल्ट मेरे हाथों में आ चुके हैं और हर बार की तरह इस बार भी ट्यूशन में टॉप किया है निहारिका ने। निहारिका, तुम बहुत अच्छा कर रही हो। अगर इसी तरह मेहनत करती रही तो इसी साल तुम सरकारी नौकरी हासिल कर लोगी। अरे वाह निहारिका, तुम इतनी गरीब हो, तुम्हारे पास हमारी तरह फोन, महंगे लैपटॉप और बुक्स भी नहीं है। और तो और यहाँ तक कि तुम इस इंस्टीट्यूट में अपनी स्कॉलरशिप की मदद से पढ़ाई कर पा रही हो, फिर भी तुम हमसे कितना अच्छा कर लेती हो। कैसे कर पाती हो इतना सब कुछ? ये सब तो मेरी माँ की वजह से हो पाया है, वही हमेशा मेरे साथ रहती हैं। निहारिका अपना रिजल्ट देखकर बहुत खुश होती है। कुछ देर बाद टीचर वहाँ से चली जाती हैं और सारे स्टूडेंट्स अपने अपने घर के लिए जाने लगते हैं। पर तभी सूरज नाम का एक लड़का निहारिका का रास्ता रोक लेता है और कुछ बच्चों के सामने उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। मैंने सुना है तुम्हारे लिए रिश्ता आया था और तुम्हारी माँ ने ये कहकर उस रिश्ते को ठुकरा दिया। उन्हें तुम्हारी शादी किसी करोड़पति से करवानी है। मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। छोड़ दूंगा यार, तुम मुझसे इतनी चिड़ी हुई क्यों रहती हो? मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जानती हो, मुझसे शादी करोगी तो तुम करोड़पति बन जाओगी। कहाँ तुम जैसी गरीब लड़की और कहाँ मुझ जैसा करोड़पति लड़का। तुम्हारी माँ का सपना भी पूरा हो जाएगा और मुझसे शादी करके तुम्हारी इज्जत भी बढ़ जाएगी। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी इज्जत, अब मेरा रास्ता छोड़ो। अरे यार सूरज, क्यों बेचारी को तू परेशान करता रहता है? जाने देना, वो इंटरेस्टेड नहीं है तुझमें। निहारिका, तुम जाओ। हाँ, मैं भी कोई इसके लिए मरा नहीं जा रहा। पढ़ने में अच्छी है इसलिए इंस्टीट्यूट के सारे अमीर लड़के इस पर फिदा हैं, पर मैं तो इसके भले के लिए कह रहा था। अतुल के कहने पर सूरज उसका रास्ता छोड़ देता है और अतुल निहारिका के साथ बात करते हुए उसे घर छोड़ने जाता है। शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए, हर बार तुम मेरी मदद करते हो। वैसे उस इंस्टीट्यूट में तुम्हें और मुझे छोड़कर सब अमीर हैं, शायद इसीलिए सब मुझे इतना परेशान करते हैं। अरे कोई बात नहीं, तुम डरो मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ये लो, तुम्हारा घर आ गया। अतुल उसे घर छोड़कर वहां से चला जाता है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और निहारिका के साथ इंस्टीट्यूट के सभी बच्चे गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्जाम देकर आते हैं। निहारिका, यार कितना मुश्किल एग्जाम था ना, मुझे नहीं लगता कि मैं पास हो पाऊंगी। हाँ यार, मुश्किल तो था, पर अब देखते हैं। निहारिका, तुम डरो मत, अगर तुम पास नहीं हो पाती हो तो भी मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। तुम्हारी सरकारी नौकरी लगे या न लगे, तुम एक करोड़पति की बीवी जरूर बनोगी। शिव, तुम सीधा काम बोलो ना, तुम्हें कौन सा क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा? क्यों तुम मेरा दिमाग खराब कर रहे हो ऐसी बातें करके? तुम जानते हो ना, मुझे यहाँ किसी भी लड़कों में इंटरेस्ट नहीं है। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम लोग करोड़पति हो या रोडपति। निहारिका की बातें सुनकर शिव चुप हो जाता है और वहां बैठे सारे स्टूडेंट हंसने लगते हैं और पीछे बैठा अतुल भी अब सब कुछ देख रहा होता है। कुछ देर बाद सभी बच्चे जब अपने घर जाते हैं तो अतुल निहारिका को उसके घर तक छोड़ने जाता है। तुम ना सिर्फ हमेशा मेरी मदद करते हो बल्कि मुझे घर तक भी छोड़ने आते हो। आज तुम मेरे घर चलो। मैंने जब माँ को तुम्हारे बारे में बताया तो वो भी कह रही थी कि उन्हें तुमसे मिलना है। अगर ऐसा है तो फिर ठीक है, चलते हैं तुम्हारे घर आज। अतुल निहारिका के साथ उसके घर जाता है जहाँ गरीब अर्चना अतुल को पानी वाली चाय और 5 वाला बिस्किट खाने को देती है। माफ करना बेटा, पर हम इतने अमीर नहीं हैं कि तुम्हें कुछ अच्छा खिला सके, इसीलिए आज बस यही दे पा रही हूँ। पर मैं तुमसे वादा करती हूँ कि एक दिन मैं तुम्हें बहुत अच्छा खाना खिलाऊंगी जब मेरी बेटी सरकारी नौकरी करेगी। माँ डरो मत, अतुल भी हमारी ही तरह है, उसे भी ऐसे ही खाने की आदत है ना अतुल?
इस तरह अतुल और निहारिका के बीच में अच्छी दोस्ती हो जाती है और अब अक्सर अतुल निहारिका के घर आता जाता है और निहारिका के माता पिता से बातें करता। देखते ही देखते रिजल्ट आ जाता है और निहारिका को पता चलता है कि उसने एग्जाम पास कर लिया है। अतुल, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, मैंने एग्जाम पास कर लिया है। बहुत जल्द मेरी जॉब लग जाएगी और मेरी माँ का सपना पूरा हो जाएगा। निहारिका, मैं भी आज बहुत खुश हूँ और तुमसे अपने दिल की बात करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अतुल, मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में नहीं आ सकती और अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो तुम्हें मेरे माता पिता से बात करनी होगी। अगर उन्हें तुम पसंद आए तो ही मैं तुमसे शादी करूंगी। अपना जवाब सुनाकर निहारिका वहां से चली जाती है और अतुल घर जाकर अपनी माँ से अपने रिश्ते की बात करता है। अरे वाह, मेरे बेटे ने अपने लिए लड़की पसंद कर ली और तू मुझे अब बता रहा है, और लड़की आईपीएस ऑफिसर बनने वाली है। मेरे घर की बहू एक आईपीएस ऑफिसर हो, मेरे लिए इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। हम जल्दी ही तेरा रिश्ता लेकर जाएंगे निहारिका के घर। माँ, आप बहुत अच्छी हैं। पर माँ, हम पहली बार भाभी के घर जा रहे हैं रिश्ता लेकर, हम क्या खाली हाथ जाएंगे? आप 4-5 नौकर को बुला लो और अभी मेरे साथ शॉपिंग करने के लिए चलो, मुझे भाभी के लिए बहुत सारी गिफ्ट लेनी है। हाँ हाँ बेटा, तू चिंता मत कर, मैं ऐसे नहीं जाने वाली अपनी बहू के घर उसका हाथ मांगने। आखिर वहाँ के आसपास के लोगों को भी तो पता चले कि निहारिका के घर उसका हाथ मांगने के लिए कौन आ रहा है। अब एक ही दिन में शांति सारी तैयारी करती है और अपनी बहू के लिए महंगे महंगे सोने हीरे के गहने खरीदती है और कुछ गिफ्ट पैक करवाती है। अगले दिन अतुल और उसका पूरा परिवार गाड़ी से उतरता है, जहां कुछ नौकर गाड़ी से गिफ्ट उतारकर निहारिका के घर में रखवाते हैं और बैंड बाजे वाले खड़े होकर बैंड बाजा बजा रहे होते हैं। और नेहा नाचती हुई अपनी भाभी के पास जाती है और विनोद फलों की टोकरी लिए विशाल के पास जाता है और हाथों में शगुन की थाल और गहने लिए शांति अर्चना के पास जाती है। ये सब क्या है? निहारिका ने तो बताया था कि आप लोग हमारी तरह गरीब हैं। हमारा बेटा नहीं चाहता था कि निहारिका को इतनी जल्दी सच्चाई का पता चले, वरना वो हमारे बेटे का भी प्रपोजल को ठुकरा देती। वैसे हम यहाँ आपकी बेटी का हाथ मांगने के लिए ही आए हैं। भाई साहब, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, मेरी बेटी के लिए करोड़पति घर से रिश्ता आया है। जब निहारिका के घर वालों को पता चलता है कि अतुल कोई गरीब नहीं बल्कि करोड़पति है तो वह लोग हैरान हो जाते हैं और इस रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं। और आसपास के लोग ये देखकर आपस में बातें करते हैं, देखो जरा, इस गरीब के घर करोड़पति घर से रिश्ता आया। अर्चना बहन के तो सारे सपने ही पूरे हो गए। काश कि मेरी बेटी की भी नसीब ऐसा ही होता, वो भी कोई सरकारी नौकरी करती और उसके लिए कोई करोड़पति घर से रिश्ता आता। आसपास के लोग इसी तरह निहारिका से जलते हैं और बहुत जल्द निहारिका आईपीएस ऑफिसर बन जाती है और शादी करके एक करोड़पति घर की बहू बनती है।